अध्याय 1 बाहरी परिसर का उपेक्षित छात्र। रात का सन्नाटा था। आसमान में दूधिया चांद किसी सफेद थाली की तरह चमक रहा था और तारे मोतियों की तरह जगमगा रहे थे। लेकिन सितारों की उस अनथीन नदी के बीच 9 रंगों की एक अलौकिक ज्योति तैर रही थी। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि उसने बाकी सभी नक्षत्रों को फीका कर दिया था। नभमंडल में ये असामान्य संकेत साधारण नहीं हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि धरती पर किसी दिव्य अंश का अवतरण होने वाला है। भारत के 9 राज्यों की संयुक्त शाही राजधानी के सबसे ऊंचे टावर पर सुनहरी शेरवानी पहने एक बुजुर्ग शख्स खड़ा था। हाथ पीछे बांधे वह बड़ी गहराई से आसमान को देख रहा था। उसके पीछे शहर के हजारों मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स और शाही सैनिक आधे घुटने के बल झुके हुए थे, मानो किसी बड़े मिशन के आदेश का इंतजार कर रहे हों। तड़तड़ाहट। अचानक वह 9 रंगों की रोशनी सिमटकर एक भयानक बिजली में बदल गई और सीधे आसमान को चीरते हुए नीचे की ओर झपटी। उस क्षण ऐसा लगा मानो काल ने करवट ली हो। काली रात अचानक सफेद दिन में बदल गई। बिजली के जमीन को छूने से पहले ही मीलों दूर तक की धरती किसी भूकंप की तरह कांपने लगी थी। लेकिन वह 9 रंगों वाली बिजली, जैसे ही वह जमीन से टकराई, उसने कोई तबाही नहीं मचाई। वह जादुई तरीके से जमीन के भीतर गायब हो गई। पल भर में दुनिया फिर से अंधेरे के आगोश में चली गई। आसमान का वह जादुई नजारा गायब हो चुका था और वही पुरानी उदास रात वापस लौट आई थी। बुजुर्ग की आंखें उत्साह से जल रही थीं और उनका शरीर कांप रहा था। उन्होंने उस दिशा की ओर इशारा किया जहां बिजली गिरी थी, नील प्रांत की सीमाओं के भीतर। आज की रात जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है, उन सबको ढूंढ निकालो और फौरन एकेडमी वापस ले आओ। जी सर। हजारों योद्धाओं की गर्जना से पूरा आसमान गूंज उठा और वे सब उस दिव्य शक्ति को खोजने के संकल्प के साथ नील प्रांत की ओर निकल पड़े। वक्त बीतता गया और देखते ही देखते 5 साल निकल गए। हालांकि लोग उस रात के खौफनाक मंजर को भूले नहीं थे, लेकिन शाही दरबार के उस गुप्त मिशन का क्या हुआ, यह किसी को नहीं पता था। नील प्रांत की पहाड़ियों के बीच स्थित था नीलनाग मार्शल आर्ट्स एकेडमी। आज एकेडमी में नए छात्रों की भर्ती का वार्षिक उत्सव था। गेट के बाहर हजारों की भीड़ उमड़ी थी। हर साल की तरह सबसे ज्यादा व्यस्त बाहरी परिसर आउटर कैंपस के छात्र थे। मैनेजमेंट की सारी जुल्म भरी जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर थीं। एकेडमी में बाहरी छात्रों की हैसियत किसी नौकर से ज्यादा नहीं समझी जाती थी। वजह साफ थी, अगर आप एकेडमी में रहकर भी आंतरिक परिसर इनर कैंपस में नहीं पहुंच पाते, तो इसका मतलब था कि आपका टैलेंट खत्म है और आपका करियर कूड़ा ढोने में ही बीतने वाला है। अरे ओ उछे लड़के, तेरा दिमाग ठिकाने है? तुझे पता भी है कि तू किससे बात कर रहा है? महंगे कपड़ों में सजी एक अहंकारी महिला ने एक युवक की छाती पर उंगली टिकाते हुए चीखकर कहा। उसके साथ एक लड़का भी था जो विपिन को तिरस्कार से देख रहा था। मैम, मैं आपसे विनती कर रहा हूं। काफी देर हो चुकी है और एकेडमी के गेट बंद करने का समय है। आप प्लीज कल सुबह आइएगा। उस युवक का चेहरा सौम्य था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही दृढ़ता थी। उसका नाम था विपिन सेन। 15 साल का विपिन नीलनाग एकेडमी के उन हजारों बाहरी छात्रों में से एक था जिसे दुनिया फिसड्डी समझती थी। लेकिन विपिन बाकी छात्रों जैसा नहीं था। वह बहुत शांत और आत्मविश्वासी था। कल वापस आऊं? ओए, तुझे क्या लगता है मैं यहाँ तमाशा करने आई हूँ? ये ऊंचे पहाड़ हैं, कोई धर्मशाला नहीं। तू जानता नहीं है मेरा रुतबा। अभी इसी वक्त मेरे ठहरने का इंतजाम कर, वरना तेरे सीनियर से कहकर तुझे यहीं इसी मिट्टी में गड़वा दूंगी। महिला ने विपिन का कॉलर पकड़ लिया। विपिन, क्या ये जाहिल औरत तुझे परेशान कर रही है?
तभी पीछे से एक मधुर लेकिन सख्त आवाज सुनाई दी। वहां बैंगनी रंग की स्पोर्ट्स जैकेट पहने एक युवती आती दिखी। उसे देखते ही उस महिला के चेहरे का रंग उड़ गया। वजह ये थी कि उस युवती ने आंतरिक परिसर की वर्दी पहनी थी। महिला ने तुरंत विपिन को छोड़ दिया और हकलाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं तो बस जानकारी ले रही थी। वह अपने बच्चे को खींचकर तुरंत वहां से 9-2-11 हो गई। विपिन ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया विद्या दीदी। अरे, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है विपिन, हम फैमिली हैं, विद्या सेन ने मुस्कुराते हुए कहा। विद्या विपिन की चचेरी बहन थी। वह विपिन से सिर्फ 1 साल बड़ी थी, लेकिन अपनी मेहनत से 3 साल पहले ही आंतरिक परिसर की मेंबर बन चुकी थी। वह अब शारीरिक मंडल के चौथे स्तर की एक्सपर्ट थी। एकेडमी के रूल्स तो सबके लिए बराबर हैं दीदी, विपिन ने मजाक में कहा। विद्या की आंखों में थोड़ा दुख था। विपिन, क्या इस साल भी तुम आंतरिक परीक्षा नहीं दोगे? क्या तेरा शक्तिकोश अभी तक लेवल 3 की ऊर्जा को नहीं संभाल पाया है? विपिन कुछ नहीं बोला, बस उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान बनी रही। विद्या ने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और विपिन को थमाते हुए कहा, इसे ले लो। यह ब्रह्म आत्मा बूटी है, शायद इससे तुझे लेवल 3 का बैरियर तोड़ने में मदद मिले। विपिन ने डिब्बी खोली। उसके अंदर से एक दिव्य ऊर्जा महसूस हो रही थी। दीदी, यह बहुत कीमती है। सेन परिवार इसे आपको आपकी प्रोग्रेस के लिए देता है, मैं इसे नहीं ले सकता, विपिन ने मना किया। जब तुम्हारी बड़ी बहन कह रही है तो रख लो, विद्या ने उसे डांटते हुए चुप करा दिया। वाह, यहाँ तो खैरात बांटी जा रही है। विद्या, तुझे दान देने का इतना ही शौक है तो मुझे दे दे। तभी वहां अंकित सेन आया। वह भी विपिन के ही उम्र का था, लेकिन स्वभाव से गुंडा था। वह 2 साल पहले ही आंतरिक परिसर में पहुंच गया था। अंकित अपनी जुबान पर लगाम लगा। विद्या ने उसे झाड़ दिया। विद्या, तू इस कचरे पर अपनी मेहनत की बूटी बर्बाद कर रही है। ये 5 साल से यहीं सड़ रहा है। ये हमारे सेन परिवार के नाम पर काला धब्बा है। अंकित ने विपिन के चेहरे के पास आकर ताना मारा। विपिन ने मुस्कुराते हुए वह बूटी अपनी जेब में डाल ली और कहा, विद्या दीदी, मैं यह बूटी आपसे उधार ले रहा हूँ। वादा करता हूँ इसे ब्याज समेत 2 गुना करके लौटाऊंगा। लौटाएगा तू? अंकित जोर जोर से हंसने लगा। चल, एक शर्त लगाते हैं। अगर तू इतना ही बड़ा सूरमा है तो इस साल की आंतरिक परीक्षा पास करके दिखा। अगर तू पास हो गया तो मैं अपनी इस साल की पूरी ब्रह्म बूटी तुझे दे दूंगा। लेकिन अगर तू फेल हुआ तो तुझे एकेडमी छोड़कर भागना होगा। मंजूर है? विपिन ने शांत आवाज में कहा और अपने काम की ओर मुड़ गया। रात को जब पूरी एकेडमी सो चुकी थी, विपिन अपनी कोठरी में अकेला बैठा था। उसने विद्या की दी हुई वह दिव्य बूटी निकाली और बुदबुदाया, पिछले 5 साल से तुम जो भी ऊर्जा लेता हूँ उसे तुम निगल जाते हो। उम्मीद है आज ये तुम्हें शांत कर देगी। विपिन ने पद्मासन लगाया, अपनी आंखें बंद की और बूटी को अपनी हथेलियों के बीच दबा लिया। जैसे ही उसने ध्यान लगाना शुरू किया, बूटी की सारी ऊर्जा एक सुनहरी धारा की तरह उसके शरीर में उतरी और सीधे उसके शक्तिकोश पावर कोर में जा समाई। उसी क्षण विपिन के शरीर के भीतर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई भूखा जानवर बड़े मजे से कुछ चबा रहा हो। अगर कोई देख पाता तो उसे विपिन के शक्तिकोश के केंद्र में 9 रंगों की बिजली का एक भयंकर पुंज दिखाई देता। वह कोई साधारण बिजली नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो इस दुनिया की कल्पना से भी परे थी। अध्याय 2, सुंदरी मैडम। विपिन सेन असल में सेन परिवार का सगा खून नहीं था।
वह परिवार के पांचवें सबसे बड़े सदस्य युवराज सेन का गोद लिया हुआ बेटा था। इसी वजह से बचपन से ही विपिन को परिवार में पराया समझा गया और कदम कदम पर उसका अपमान हुआ। अगर उसके पिता युवराज सेन ने उसकी रक्षा न की होती तो उसे बहुत पहले ही सेन परिवार से निकाल बाहर किया गया होता। विपिन अपने पिता का बहुत आभारी था और उसने कसम खाई थी कि वह एक दिन इतना बड़ा योद्धा बनेगा कि उसके पिता का खोया हुआ सम्मान वापस आ जाए। 5 साल पहले जब विपिन 10 साल का था, मार्शल आर्ट्स शुरू करने की वह सबसे सही उम्र थी। उसे खुद से बहुत उम्मीदें थीं। लेकिन नीलनाग एकेडमी में कदम रखने के 1 महीने बाद ही एक अजीब घटना हुई। आसमान से एक बिजली उसके शरीर पर गिरी और सीधे उसके शक्तिकोश पावर कोर में समा गई। शुरुआत में विपिन को लगा कि उसकी किस्मत खुल गई है। उसकी तरक्की की रफ्तार इतनी तेज थी कि सब दंग रह जाते। मात्र 2 महीनों में उसने शारीरिक मंडल का दूसरा स्तर हासिल कर लिया था। यह गति असामान्य थी, इसलिए उसने किसी को इसके बारे में नहीं बताया। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। जैसे ही उसने खुद को जीनियस समझना शुरू किया, उसके शरीर ने दगा दे दिया। उसकी साधना एकदम रुक गई। 5 साल तक वह 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाया और दुनिया ने उसे सबसे बड़ा फिसड्डी घोषित कर दिया। झंकार। उस वक्त विपिन के हाथों में मौजूद ब्रह्म आत्मा बूटी को उसका शक्तिकोश बड़ी तेजी से सोख रहा था। सोखने की यह रफ्तार नामुमकिन थी। आम तौर पर विपिन जैसे छात्र को इस बूटी को पूरी तरह पचाने में कम से कम 1 महीना लगता। लेकिन यहां तो कुछ ही मिनटों में आधी बूटी गायब हो गई थी। विपिन का शक्तिकोश, जो अब तक एक अंधहीन प्यासे कुएं जैसा था, अब धीरे धीरे भरने लगा था। सराह। अचानक विपिन के हाथ से रोशनी की एक लकीर निकली और बूटी का बाकी हिस्सा भी गायब हो गया। उसी पल विपिन के शक्तिकोश के अंदर का नजारा बदल गया। 9 रंगों की वे बिजलियां, जो अब तक पागलों की तरह दौड़ रही थीं, आपस में गुंथने लगीं। वे तेजी से सिमटीं और अंत में एक चमकती हुई ऊर्जा गोली में बदल गईं। जैसे ही वह गोली बनी, उसमें से प्राण शक्ति का एक ऐसा सैलाब उमड़ा कि विपिन का पूरा शरीर उस ऊर्जा में नहा गया। भूष। विपिन ने झटके से अपनी आंखें खोलीं। उसकी पुतलियों में बिजली कौंध रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी जीत की चमक थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं कामयाब हो गया। 5 साल का इंतजार खत्म हुआ। विपिन खुशी के मारे बिस्तर से कूद पड़ा और अपने शरीर को चेक करने लगा। मार्शल आर्ट्स की इस दुनिया में शक्ति के 4 प्रमुख मंडल थे। शारीरिक मंडल, आत्मिक मंडल, सच्चे आत्मिक मंडल और सच्चे योद्धा मंडल। हर मंडल 9 स्तरों में बंटा हुआ था। शारीरिक मंडल का पहला स्तर शरीर को फौलाद बनाने और ताकत बढ़ाने के लिए होता है। लेकिन दूसरे स्तर पर पहुंचने के बाद प्राण शक्ति को संघनित करना जरूरी होता है। जो अपने शक्तिकोश में इस ऊर्जा को इकट्ठा कर लेता है, वही असली योद्धा कहलाता है। विपिन के साथ समस्या यह थी कि उसके अंदर की 9 रंगों वाली बिजली उस ऊर्जा को पैदा होते ही खा जाती थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे पता था कि उस बिजली की भी एक सीमा होगी। और आज उसने उसे पूरी तरह तृप्त कर दिया था। क्या गजब का एहसास है! ऐसा लग रहा है मानो मेरे शरीर की रग-रग में बिजली दौड़ रही हो। विपिन हैरान था। उस ऊर्जा गोली से निकलने वाली प्राण शक्ति इतनी शुद्ध और सघन थी कि वह कल्पना से परे थी। उसे समझ आ गया कि 5 साल की उसकी तपस्या बेकार नहीं गई। उस बिजली ने उसे एक वरदान दिया था। बस। अचानक विपिन का शरीर अकड़ गया। उसका शक्तिस्तर फिर से बढ़ने लगा। देखते ही देखते उसकी ताकत कुलाचे भरने लगी और वह सीधे शारीरिक मंडल के 4थे स्तर पर पहुंच गया।
क्या उसके बुरे दिन सच में खत्म हो गए थे? विपिन ने अपनी मुट्ठी भींची। उसे लगा कि पिछले 5 साल का हर अपमान और हर जख्म इस एक पल की ताकत के लिए वसूल हो गया है। उसने खिड़की से आंतरिक परिसर की ओर देखा और बुदबुदाया, अंकित सेन, तैयार रहना। तुम्हारी ब्रह्मात्मा बूटी अब मेरी होने वाली है। एकेडमी में नए छात्रों की भर्ती 10 दिनों तक चलती थी। 10वें दिन वह घड़ी आ गई जिसका सबको इंतजार था, आंतरिक परिसर की प्रवेश परीक्षा। परीक्षा स्थल एक विशाल अंडरग्राउंड महल था। वहां का नजारा किसी मेले जैसा था। हजारों की तादाद में छात्र वहां मौजूद थे। ज्यादातर छात्र शारीरिक मंडल के तीसरे स्तर पर थे, क्योंकि वही इस परीक्षा में बैठने की न्यूनतम योग्यता थी। कुछ छात्र लेवल 2 वाले भी थे जो किस्मत आजमाने आए थे, पर उनका फेल होना लगभग तय था। लेकिन भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे थे जो लेवल 4 के थे। ये वे लोग थे जिन्होंने जानबूझकर इंतजार किया था ताकि वे परीक्षा में टॉप कर सकें और खास इनाम जीत सकें। मार्शल आर्ट्स में मार्शल स्किल्स का बहुत महत्व होता है। ये ऐसी तकनीकें होती हैं जो इंसान को उसकी शारीरिक सीमा से बाहर की ताकत देती हैं। ये स्किल्स बहुत दुर्लभ होती हैं और बड़े बड़े अमीर खानदानों के पास भी लेवल 3 से ऊपर की स्किल्स नहीं होती। नीलनाग एकेडमी में इनर कैंपस का छात्र बनते ही आपको इन स्किल्स की किताबें मिलनी शुरू हो जाती हैं। इन स्किल्स की 9 श्रेणियां रैंक 1 to 9 होती हैं। एकेडमी के इनर कैंपस में सबसे अच्छी किताब रैंक 3 की थी। लेकिन इस प्रवेश परीक्षा में जो छात्र प्रथम स्थान हासिल करता, उसे खास तौर पर रैंक 4 की मार्शल स्किल बुक इनाम में दी जाती। देखो, वो आर्यन मलिक है न? हाँ, वही है। सिर्फ 13 साल का है और शारीरिक मंडल के चौथे स्तर पर पहुंच गया है। पक्का टॉप यही करेगा। भीड़ में एक लड़का सबका ध्यान खींच रहा था। वह वाकई प्रतिभाशाली था। जरूरी नहीं। एकेडमी में कई ऐसे धुरंधर हैं जो चुपचाप तैयारी करते हैं। वो देखो, ध्रुव खन्ना पिछले 6 साल से एकेडमी में है और उसने पिछले महीने लेवल 4 के एक सीनियर को धूल चटाई थी। सब चुप। अचानक एक बुलंद और साफ आवाज गूंजी। सबकी नजरें मंच की ओर मुड़ गईं। वहां एकेडमी के करीब 12 सीनियर अधिकारी खड़े थे, लेकिन सबकी नजरें उनके बीच खड़ी एक महिला पर टिक गईं। उस महिला ने लाल रंग की फिटिंग वाली मॉडर्न ड्रेस पहनी थी, जिसमें उसकी शानदार पर्सनैलिटी उभर कर आ रही थी। वह बेहद खूबसूरत थी, कातिल आंखें और एक ऐसी चमक जैसे किसी फिल्म स्टार की हो। वह एकेडमी की सबसे मशहूर और खूबसूरत अधिकारी मैडम सुरु थीं। मैडम सुरु की कहानी किसी फिल्म जैसी थी। 10 साल की उम्र में एडमिशन, 12 में इनर कैंपस और 15 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वह एकेडमी की टॉप शिष्या बन गई थीं। लेकिन अचानक उन्होंने योद्धा बनना छोड़ दिया और एकेडमी की मैनेजमेंट टीम में शामिल हो गईं। एक एल्डर बन गई। यह आज भी एक रहस्य था। वाह, मैडम सुरु, ये तो इनर कैंपस की बड़ी अधिकारी थीं। आज यहाँ हमारे बीच क्या कर रही हैं? नौजवान लड़कों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। सुरु की परिपक्व खूबसूरती ने सबका दिल जीत लिया था। मैडम सुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, परीक्षा के नियम बहुत सिंपल हैं। मेरे पीछे वाले इस भारी गेट से अंदर जाना है और दूसरे छोर वाले गेट से बाहर निकलना है। बस इतना ही। लेकिन जो सबसे पहले बाहर निकलेगा उसे रैंक 4 की मार्शल स्किल बुक मिलेगी, जो आपको इनर कैंपस की लाइब्रेरी में भी नहीं मिलेगी। उनकी आवाज में एक शरारत भरी मिठास घुली। और एक खास बात, इस साल जीतने वाले के लिए एक और गुप्त इनाम है जो स्किल बुक से भी कहीं ज्यादा कीमती हो सकता है। इतना कहकर उन्होंने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी,
जिससे पूरे हॉल में खलबली मच गई। अध्याय 3 परीक्षा का प्रारंभ। इनाम क्या होगा? किसी ने उत्सुकता से पास खड़े छात्र से पूछा। क्या मैडम सुरु खुद को इनाम में दे रही हैं? कुछ बेशर्म लड़के दबी जुबान में भद्दे मजाक करने लगे। मैडम सुरु की पद्धा भले ही एक अधिकारी एल्डर की थी, लेकिन वे मात्र 20 वर्ष की थीं। पुराने जमाने के रूढ़िवादी उस्तादों की तुलना में वे काफी आधुनिक और सहज मिजाज की थीं। इसी वजह से छात्र उनके सामने अपनी बात रखने में डरते नहीं थे। भीड़ के शोर और अटकलों के जवाब में सुरु ने बस एक कातिल मुस्कान दी। उन्होंने अपनी 5 कोमल उंगलियां उठाईं और घोषणा की, 5 ब्रह्म आत्मा बूटियां। क्या? 5 ब्रह्म आत्मा बूटियां? कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना? इनाम में 5 बूटियां मिलेंगी। यह सुनते ही पूरे हॉल में जैसे धमाका हो गया। हर कोई सन्न था। ये बूटियां इतनी कीमती थीं कि सेन परिवार जैसा रईस खानदान भी अपने सदस्यों को साल में सिर्फ एक ही बूटी दे पाता था। आम लोगों के लिए तो यह किसी सपने के सच होने जैसा था। कईयों ने तो इसे अपनी आंखों से देखा तक नहीं था। नीलनाग एकेडमी का 5 बूटियां इनाम में देना बहुत बड़ा प्रलोभन था। हालांकि ज्यादातर छात्रों को पता था कि यह उनके बस की बात नहीं है, फिर भी टॉप करने का सपना देख रहे आर्यन मलिक और ध्रुव खन्ना जैसे लड़कों की आंखों में लालच और जुनून चमकने लगा। छात्रों का जोश देखकर सुरु ने संतुष्टि से सिर हिलाया और हाथ हिलाकर इशारा किया। उनके पीछे से भारी पत्थर के घिसटने की आवाज आई। कई फीट ऊंचा विशाल द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। अब किस बात का इंतजार है? क्या इनर कैंपस में नहीं जाना? सुरु ने उन लड़कों की ओर देखकर मुस्कुराया जो मंत्रमुग्ध होकर उन्हें ताक रहे थे। चलो। उसी पल हजारों छात्र किसी बेकाबू सैलाब की तरह उस विशाल द्वार की ओर दौड़ पड़े। विपिन सेन भी उस भीड़ का हिस्सा बनकर आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वे सब एक गहरी और डरावनी गुफा में दाखिल हुए। गुफा इतनी बड़ी थी कि उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था, पर अंदर इतना घना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। सबको पता था कि यहाँ कदम कदम पर जानलेवा जाल बिछे हो सकते हैं। भागो। लेवल 4 की स्किल और 5 बूटियों के लिए भागो। कुछ सिरफिरे तो ऐसे थे जिन्हें अपनी जान से ज्यादा इनाम की परवाह थी। वे बिना कुछ सोचे समझे गुफा की गहराइयों में अकेले ही कूद पड़े। सर्र सर्र सर्र। अचानक गुफा की दीवारों से तेज सरसराहट की आवाज आई और हजारों चांदी की नुकीली सुइयां बारिश की तरह भीड़ पर बरसने लगीं। आह! बचाओ! ओह मां! हर तरफ चीख पुकार मच गई। सबसे आगे दौड़ रहे छात्र इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थे और उनमें से आधे से ज्यादा वहीं ढेर हो गए। इसके बावजूद पीछे से आ रहे छात्र रुके नहीं। वे गिरे हुए लोगों के ऊपर से कूदते हुए आगे बढ़ने लगे। सुइयां जहरीली नहीं थीं, पर वे शरीर को सुन्न कर देने वाली चोट दे रही थीं। शारीरिक मंडल के तीसरे स्तर का कोई भी योद्धा अगर थोड़ा सावधान रहे तो इनसे बच सकता था। जैसे जैसे वे अंदर जा रहे थे, सुइयों का हमला और भी तेज होता गया। अब भीड़ छंटने लगी थी। सबसे आगे अब वे लोग थे जो सचमुच ताकतवर थे, जैसे आर्यन मलिक और ध्रुव खन्ना। वे लोग वाकई में किसी फौलाद के बने थे। जहां बाकी छात्र सुइयों से बचने के लिए नाच रहे थे, ये दोनों इतनी सहजता से आगे बढ़ रहे थे मानो सुबह की सैर पर निकले हों। विपिन सेन जानबूझकर तीसरे स्तर के छात्रों की भीड़ के पीछे छिपा रहा। इसके 2 कारण थे। पहला, वह अभी अपनी असली ताकत दिखाकर सबकी नजरों में नहीं आना चाहता था। दूसरा, वह सही मौके का इंतजार कर रहा था जब अंधेरा और गहरा हो जाए और वह सबको चकमा देकर आगे निकल सके। ध्रुव खन्ना उम्र में इतने बड़े होकर भी एक बच्चे मुझसे आगे नहीं निकल पा रहे।
शर्म नहीं आती? आर्यन मलिक ने दौड़ते हुए ताना मारा। चुप रह छोटे। मार्शल आर्ट्स में उम्र नहीं, ताकत बोलती है। पहले गुफा पार कर ले, फिर शेखी बघारना, ध्रुव ने झिड़कते हुए जवाब दिया। दोनों के बीच कांटे की टक्कर थी। वे जानते थे कि अगर वे एक दूसरे को पछाड़ दें तो इनाम पक्का है। सराह अचानक सामने से ठंडी हवा का एक झोंका आया। सामने घना कोहरा छा गया था। गुफा के अंधेरे और इस कोहरे ने मिलकर विजिबिलिटी को जीरो कर दिया था। अब मशीनी जालों से बचना और भी मुश्किल हो गया था। यही सही मौका है। विपिन सेन के चेहरे पर मुस्कान आई। जैसे ही सब धीमे हुए, उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। उसका शरीर किसी कमान से छूटे तीर की तरह आगे की ओर लपका। भूश! ध्रुव खन्ना अभी सुइयों से बच ही रहा था कि उसके कान के पास से कोई परछाई बिजली की रफ्तार से गुजरी। उसे लगा कि शायद आर्यन आगे निकल गया, पर जब उसने मुड़कर देखा तो आर्यन अभी भी उसके पीछे ही संघर्ष कर रहा था। क्या वो मेरा वहम था? ध्रुव हैरान रह गया। सबको पीछे छोड़ते हुए विपिन ने अपनी रफ्तार को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। इतनी लंबी दौड़ के बाद भी वह थका नहीं था। उसके शक्तिकोश से 9 रंगों वाली बिजली की ऊर्जा लगातार प्रवाहित हो रही थी, जो उसे असीम प्राण शक्ति दे रही थी। उसकी सुनने और देखने की क्षमता अब आर्यन और ध्रुव जैसे प्रतिभाशाली छात्रों से कहीं आगे निकल चुकी थी। उसे खुद पर यकीन हो गया कि अब कोई भी उसे फिसड्डी कहने की हिम्मत नहीं करेगा। तेज रफ्तार से दौड़ते हुए विपिन आखिरकार गुफा के उस हिस्से से बाहर आ गया जहां जाल बिछे थे। वह एक बड़े हॉल में पहुंचा। हॉल के अंत में एक पत्थर का चबूतरा था, जिस पर लेवल 4 की युद्ध कौशल पुस्तक और 5 ब्रह्मात्मा बूटियां रखी थीं। विपिन का दिल जोर से धड़का, पर वह रुका नहीं। उसने हॉल के किनारों पर बने उन भारी पत्थर के दरवाजों को देखा जिनके पीछे डरावनी आवाजें आ रही थीं। तो असली शिकारी इनके पीछे हैं। विपिन के होठों पर एक चुनौतीपूर्ण मुस्कान आई। वह जानता था कि असली परीक्षा अब शुरू होगी, जहां उसका सामना खूंखार जानवरों से होगा। इधर भूमिगत महल के एक गुप्त कंट्रोल रूम में एकेडमी के कुछ अधिकारी एक अजीब सी हलचल देख रहे थे। मैडम सुरु, जरा यहां देखिए। यह नामुमकिन है। एक बुजुर्ग अधिकारी, एल्डर ली, हैरानी से एक पत्थर के यंत्र को देख रहे थे। वह यंत्र तभी हिलता था जब कोई छात्र गुफा के जाल को पार कर लेता था। पिछली कई परीक्षाओं का रिकॉर्ड था कि सबसे तेज छात्र को भी जाल पार करने में कम से कम 2 घंटे लगते थे। लेकिन अभी सिर्फ 1 घंटा बीता था और यंत्र ने संकेत दे दिया कि कोई छात्र हॉल में पहुंच चुका है। ऐसा लगता है कि बाहरी परिसर में इस बार कोई छुपा रुस्तम आया है, सुरु ने अपनी आंखें सिकोड़ी और मुस्कुराते हुए कहा। चलो इसे थोड़ा और रोमांचक बनाते हैं। सुरु ने दीवार पर लगे 3 गोल पत्थरों को देखा। वे असल में जानवरों के पिंजरों को खोलने वाले बटन थे। उन्होंने मजाक मजाक में उन तीनों बटनों को एक साथ दबा दिया। मैडम रुकिए, मत दबाओ, एल्डर ली और बाकी अधिकारी दहशत में चिल्ला उठे। पर बहुत देर हो चुकी थी। क्या हुआ? आपने ही तो कहा था कि इनसे जानवर बाहर निकलते हैं। सुरु को उनकी घबराहट देखकर कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैडम, उन तीनों को एक साथ नहीं दबाना था। एक साथ दबाने का मतलब है कि पिंजरों में बंद सारे जानवर एक साथ आजाद हो जाएंगे। एल्डर ली की आवाज कांप रही थी। इसका मतलब 30 लेवल 2 के 9, लेवल 3 के और 1 लेवल 4 का खूंखार जानवर एक साथ हॉल में निकलेंगे। सुरु का चेहरा सफेद पड़ गया। वह जानती थी कि अगर इतने सारे जानवर एक साथ निकल आए तो हजारों छात्रों का कत्लेआम मच जाएगा। वह एक पल भी नहीं रुकी।
उनका शरीर हवा की तरह लहराया और वे पलक झपकते ही उस हॉल की ओर दौड़ पड़ी। एल्डरली, अब क्या करें? क्या करेंगे? जल्दी हथियार उठाओ और मदद के लिए भागो। अगर छात्रों को कुछ हुआ तो एकेडमी बर्बाद हो जाएगी। एल्डरली पागलों की तरह बाहर की ओर भागे। अध्याय 4, दरिंदों से भी खूंखार। विपिन सेन ने खूंखार जानवरों के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थीं। ये केवल जानवर नहीं थे, बल्कि ये प्रकृति के वे क्रूर शिकारी थे जिन्होंने इंसानों की तरह साधना करके प्राण शक्ति को आत्मसात कर लिया था। उनकी ताकत को भी 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जो सीधे तौर पर योद्धाओं के शारीरिक मंडल के 9 स्तरों को चुनौती देती थीं। लेकिन एक कड़वा सच यह भी था कि अपनी जंगली प्रवृत्ति और फौलादी शरीर के कारण लेवल 3 का एक जानवर लेवल 4 के किसी मंझे हुए योद्धा की भी हड्डियां चबा सकता था। इसीलिए विपिन के शरीर में भले ही चौथे स्तर की शक्ति दौड़ रही थी, पर उसके मन में कोई अहंकार नहीं था। वह जानता था कि एक छोटी सी चूक और उसकी मौत निश्चित है। धमाका! अचानक एक भारी गूंज ने पूरे भूमिगत महल को हिलाकर रख दिया। वह आवाज इतनी तेज थी कि विपिन के कान के पर्दे फटने लगे। पत्थर के वे भारी दरवाजे, जो अब तक खामोश थे, जबरदस्ती खुलने लगे थे। ये क्या हो रहा है? मैं तो अभी मुख्य हॉल के केंद्र तक पहुंचा भी नहीं, फिर ये कालकोठरियां अपने आप कैसे खुल गईं? विपिन का माथा ठनका। उसे लगा कि शायद किसी ने जाल बिछाया है। बैंग! धड़ाम! बैंग! एक के बाद एक हॉल के किनारों पर बने 40 पत्थर के दरवाजे एक साथ जमीन पर आ गिरे। धूल का गुबार उठा और उस धुंध के पीछे से सैकड़ों लाल आंखें अंगारों की तरह चमकने लगीं। पूरे हॉल की हवा बदल गई, उसमें सड़े हुए मांस और ताज़ा खून की गंध घुल गई थी। उन दरवाजों के पीछे से निकलने वाली जानलेवा किलिंग इंटेंट, मारने की इच्छा, इतनी प्रबल थी कि कोई साधारण छात्र तो डर के मारे वहीं दम तोड़ देता। सत्यानाश! ये कोई मजाक है या मेरी मौत का फरमान? विपिन ने दांत पीसते हुए अपनी मुट्ठियां भींची। उसने नियमों में पढ़ा था कि अंत में केवल एक जानवर का सामना करना होगा, पर यहाँ तो 40 खूंखार दरिंदे उसे फाड़ खाने के लिए तैयार खड़े थे। ग्रर! विपिन को संभलने का मौका भी नहीं मिला। अंधेरे को चीरते हुए काली परछाइयां किसी भूखे सैलाब की तरह बाहर निकलीं। ये जीव साधारण बाघों से दोगुने बड़े थे। उनकी खाल किसी काली धातु जैसी सख्त थी, पंजे आरी की तरह तेज थे और उनके मुंह से टपकती लार जमीन पर गिरकर फुफकार रही थी। विपिन ने गौर किया कि उनके माथे पर लकीरें बनी थीं। ज्यादातर पर 2 या 3 लकीरें थीं, लेकिन एक विशाल दरिंदा ऐसा था जिसके माथे पर 4 साफ लकीरें चमक रही थीं। वह उनका लीडर था, लेवल 4 का खूंखार जानवर। अचानक उन जानवरों की नजर चबूतरे पर रखी ब्रह्मात्मा बूटियों पर पड़ी। जड़ी बूटियों की महक ने उन्हें पागल कर दिया। ओए! वो मेरा इनाम है, तुम्हारी जागीर नहीं। विपिन दहाड़ा। वह अपने 5 साल के संघर्ष का फल इन जानवरों के पेट में नहीं जाने दे सकता था। उसने एक गंदी गाली दी और बिजली की रफ्तार से चबूतरे की ओर लपका। विपिन का हिलना उन दरिंदों के लिए दावत का बुलावा था। उनके लिए जड़ी बूटी से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट एक युवा योद्धा का ताज़ा और गर्म खून था। 40 के 40 जानवरों ने एक साथ अपना रुख बदला और विपिन को चारों तरफ से घेर लिया। रास्ते से हट जाओ, वरना आज यहाँ लाशों का ढेर लग जाएगा। लेवल 2 के एक शिकारी ने हवा में उछलकर सीधे विपिन की गर्दन पर झपट्टा मारा। विपिन हटा नहीं, उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी पीछे खींची और पूरी ताकत से उस जानवर के जबड़े पर प्रहार किया। कड़क! हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज आई। उस जानवर का सिर धड़ से अलग होकर दीवार से जा टकराया। वह एक वार भी नहीं सह पाया।
लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। बाकी जानवर अब पागलों की तरह उस पर टूट पड़े। कोई उसकी टांगों को खींचने की कोशिश कर रहा था तो कोई उसकी पीठ पर चढ़ने की। विपिन किसी बंदर जैसी फुर्ती दिखा रहा था। वह कभी हवा में कलाबाजी खाता तो कभी जमीन पर रेंगकर वार से बचता। उसका हर हमला, चाहे वह मुक्का हो या लात, किसी भारी हथौड़े की तरह जानवरों की पसलियां तोड़ रहा था। उस पल में विपिन सेन खुद एक दरिंदा बन चुका था। उसके शक्तिकोश में कैद वह 9 रंगों वाली बिजली उसके खून में उबाल ला रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर मानवीय सीमाओं को पार कर रहा है। उसकी हड्डियां लोहे की और मांसपेशियां फौलादी तारों की बन चुकी थीं। धाड़! तभी पीछे से एक ऐसा वार हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। लेवल 4 के उस लीडर जानवर ने अपनी पूंछ को किसी लोहे की जंजीर की तरह घुमाया। विपिन ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उस प्रहार की ताकत इतनी थी कि विपिन हॉल के दूसरे कोने में जा गिरा। आह! इसकी तो विपिन ने अपनी छाती को सहलाया जहां से खून बह रहा था। दर्द असह्य था, पर उस दर्द ने उसके भीतर के दिव्य अंश को और भड़का दिया। विपिन उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब 9 रंगों की चमक साफ देखी जा सकती थी। वह भागा नहीं, बल्कि उसने सीधे उस लेवल 4 के दरिंदे की ओर दौड़ लगा दी। जानवर ने अपना विशाल मुंह खोला, पर विपिन ने झुककर उसके नीचे से निकलते हुए उसके पेट पर प्रहारों की झड़ी लगा दी। धम धम धम! हवा में धमाकों जैसी आवाजें होने लगीं। विपिन के मुक्के इतनी तेज थे कि वे दिखने भी बंद हो गए थे। वह विशाल जानवर जो अपनी खाल पर घमंड करता था, अब खून की उल्टियां करने लगा था। बाकी छोटे जानवर जो बीच में आ रहे थे, विपिन उन्हें महज एक हाथ से झटककर मौत के घाट उतार रहा था। अंत में विपिन ने उस लेवल 4 के दरिंदे की गर्दन पकड़ी और उसे जमीन पर पटककर उसके सिर पर अपना अंतिम और सबसे घातक मुक्का मारा। कड़कड़ाती बिजली की आवाज। उस जानवर का भेजा बाहर निकल आया और वह शांत हो गया। पूरे हॉल में अब केवल विपिन की भारी सांसों की आवाज थी और चारों ओर 40 जानवरों की क्षतविक्षत लाशें बिखरी पड़ी थीं। विपिन खून से पूरी तरह नहाया हुआ था। वह हांफते हुए चबूतरे तक पहुंचा। उसने लेवल 4 की मार्शल स्किल बुक और 5 ब्रह्म आत्मा बूटियां अपनी जेब में डालीं। उसने एक पल भी वहां रुकना ठीक नहीं समझा। उसे पता था कि एकेडमी के अधिकारी यहां पहुंचते ही होंगे। वह उसी अंधेरी गुफा के रास्ते वापस भाग गया जहां से वह आया था। विपिन के ओझल होते ही पत्थर के कमरे से मैडम सुरु और एल्डरली बदहवास होकर बाहर निकले। मैडम सुरु की आंखें फटी की फटी रह गईं। हॉल का दृश्य किसी श्मशान घाट जैसा था। 40 खूंखार जानवर, जिन्हें मारने के लिए लेवल 3 की पूरी बटालियन की जरूरत होती, वे सब एक-एक करके बेदर्दी से मारे गए थे। एल्डरली, क्या आपने देखा? सुरु की आवाज कांप रही थी। वह लड़का, उसने किसी अस्त्र का प्रयोग नहीं किया। उसने इन सबको अपने हाथों से मारा है। एल्डरली के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। मैम, यह कोई साधारण छात्र नहीं हो सकता। लेवल 4 के जानवर की खोपड़ी को एक मुक्के में चकनाचूर करना, यह तो आत्मिक मंडल के योद्धा की ताकत लग रही है। सुरु ने उस दिशा में देखा जहां से विपिन गया था। उनकी नजरों में एक गहरा रहस्य और उत्सुकता थी। एकेडमी में इतना बड़ा हीरा छिपा है और हमें पता भी नहीं। ये मुझे कल सुबह तक उस लड़के का पूरा बायोडाटा चाहिए। चाहे जो हो जाए, उसे ढूंढो। जी मैम, एल्डरली ने झुककर कहा, हालांकि उनके मन में भी उस अज्ञात छात्र के प्रति खौफ बैठ गया था। अध्याय 5 नीलनाग के संस्थापक।
मैडम सुरु और एल्डर्स के वहां से हटने के बाद उस विशाल मुख्य हॉल में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो रूह को कंपा देने वाला था। हवा में अभी भी उन 40 खूंखार जानवरों के मरने की चीखें और उनके ताज़ा खून की गंध तैर रही थी। परंतु यह शांति अधिक देर नहीं टिकी। कुछ ही पलों बाद गुफा के मुहाने से किसी के पागलों की तरह दौड़ने की आवाज गूंजी। पत्थरों पर जूतों की रगड़ और तेज हांफने की आवाजें करीब आती गईं और एक साया बदहवास होकर हॉल के भीतर दाखिल हुआ। वह ध्रुव खन्ना था। लेकिन यह वह ध्रुव नहीं था जो कुछ देर पहले आत्मविश्वास से लबालब था। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पसीने और कालिक से सना था और वह किसी जंगली जानवर की तरह हाँफ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, लालच और जीत के जुनून से। वह बिना इधर-उधर देखे सीधे उस ऊंचे चबूतरे की ओर लपका। हाँ हाँ हाँ, आखिरकार आखिरकार मैं ही पहले स्थान पर हूँ, ध्रुव की आवाज उस खाली हॉल में गूंजी। देख लिया आर्यन मलिक, तू बच्चा है मेरे सामने। मुझसे मुकाबला करने चला था। मैंने 6 साल, पूरे 6 साल उस बाहरी परिसर की धूल फाकी है, लोगों की दुत्कार सही है। सिर्फ आज के इस दिन के लिए। ये इनाम अब मेरा है। उसकी आंखों पर लालच का ऐसा पर्दा था कि उसे जमीन पर बिखरे मांस के लोथड़े और उन 40 दरिंदों की लाशें भी दिखाई नहीं दीं। उसने एक लंबी छलांग लगाई और पूरी ताकत के साथ चबूतरे पर उतरा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर नीचे पड़ी, ध्रुव के शरीर से मानो जान ही निकल गई। उसका चेहरा पत्थर जैसा सफेद पड़ गया और आंखों की चमक एक पल में गायब हो गई। चबूतरा पूरी तरह खाली था। वहां न तो वह जादुई किताब थी और न ही वे 5 बेशकीमती बूटियां। वहां धूल का एक कण तक नहीं बचा था। ये क्या मजाक है? सामान कहाँ गया? यहाँ तो सब कुछ होना चाहिए था। ध्रुव की आवाज कांप रही थी। वह पागलों की तरह चबूतरे को टटोलने लगा, मानो कोई गुप्त दरवाजा हो। तभी उसकी नजर पहली बार हॉल के फर्श पर गई। उसका कलेजा मुंह को आ गया। हर तरफ ताजा गर्म खून फैला हुआ था और 40 खूंखार जानवरों की लाशें ऐसी हालत में पड़ी थीं जैसे उन्हें किसी वज्र से कुचल दिया गया हो। हर दरिंदे की मौत इतनी खौफनाक थी कि ध्रुव के पैर कांपने लगे। हे भगवान, ये क्या हुआ यहाँ? उसने लड़खड़ाते हुए कहा। उसी समय आर्यन मलिक भी वहां पहुंचा। हॉल का खौफनाक मंजर देखते ही उसके कदम जम गए। उसने चबूतरे पर खड़े खाली हाथ ध्रुव को देखा और फिर उन मरे हुए जानवरों को। आर्यन की आंखों में शक और हैरानी के भाव थे। उसने एक ठंडी नजर ध्रुव पर डाली और धीमी आवाज में पूछा, यह सब तुमने किया है ध्रुव? ध्रुव ने एक बेबस और कड़वी मुस्कान दी। उसकी आवाज में एक अजीब सा खोखलापन था। अगर मैं ना कहूं तो क्या तू मुझ पर यकीन करेगा आर्यन? आर्यन ने घृणा से उसे देखा। कभी नहीं। तुझमें इतनी हिम्मत और ताकत ही नहीं कि तू लेवल 4 के दरिंदे की खाल को खरोंच भी सके। यहाँ तो 40 मरे पड़े हैं। वह हॉल में घूमा और शवों को ध्यान से देखने लगा। देखो तो, लेवल 4 का लीडर भी मरा पड़ा है। ये किसका काम हो सकता है? कोई इतना क्रूर और ताकतवर कैसे हो सकता है? वे दोनों काफी देर तक उस उलझन में डूबे रहे, पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। उनके लिए यह सोचना भी नामुमकिन था कि उनके जैसा ही कोई छात्र यह कर सकता है। उन्हें लगा कि शायद एकेडमी के अधिकारियों ने ही कोई खेल रचा होगा। तभी पीछे से बाहरी परिसर के हजारों छात्रों का हुजूम वहां पहुंचा। जब उन छात्रों ने वह कत्लेआम देखा और चबूतरे पर ध्रुव और आर्यन को खड़ा पाया, तो सबने मान लिया कि इन दोनों ने ही मिलकर इन दरिंदों का शिकार किया है। जब भीड़ ने उनकी जय जयकार शुरू की,
तो ध्रुव और आर्यन के मन में एक पल के लिए सच बोलने की इच्छा हुई, पर इनाम और इज्जत के लालच में वे चुप रह गए। उन्होंने उस अनजान योद्धा की जीत का सेहरा अपने सिर सजा लिया। पीछे का विशाल द्वार खुला और हजारों छात्रों का शोर गूंज उठा। अब वे सब आंतरिक परिसर के सम्मानित छात्र बन चुके थे। परंतु उसी भीड़ के बीच से एक युवक गुजरा जिसने सबका ध्यान खींचा। वह लड़का पूरी तरह निर्वस्त्र था और बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रो रहा था। वह शर्म और गुस्से से चिल्ला रहा था, कौन था वो जालिम? उसने न केवल मुझे बेहोश किया, बल्कि मेरे कपड़े तक लूट लिए। ये कैसी सनक है? भीड़ उसे देखकर ठहाके लगा रही थी, पर केवल विपिन सेन था जो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने अपने शरीर पर उन एकदम फिट कपड़ों को देखा जो उसने उस लड़के से छीन लिए थे ताकि वह अपनी पहचान छिपा सके। परीक्षा का तूफान थम चुका था। 10,000 में से केवल 2,000 छात्र ही इस बार सफल हुए थे। इनर कैंपस में प्रवेश मिलने का मतलब था नया रुतबा और मार्शल आर्ट्स की दुनिया में असली कदम। नए छात्रों के स्वागत में एक भव्य दावत का आयोजन किया गया था। आसमान में गोल चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। चारों ओर संगीत और जश्न का माहौल था। लेकिन विपिन उस शोर से कोसों दूर अपने नए कमरे में अकेला बैठा था। उसने अपना कुर्ता उतारा और अपने शरीर पर लगे उन जख्मों को देखने लगा जो उन जानवरों के पंजों से मिले थे। हैरानी की बात यह थी कि उसके घाव अविश्वसनीय रफ्तार से भर रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि उसके भीतर की वह 9 रंगों वाली बिजली उसके शरीर को अंदर से ठीक कर रही थी। विपिन की आंखें छत की ओर टिकी थीं। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम आखिर हो कौन? और तुमने मुझे ही क्यों चुना? विपिन को आज भी 5 साल पहले की वह डरावनी रात याद थी जब नील प्रांत का आसमान फटने लगा था। लोग डर के मारे घरों में दुबके थे, पर 10 साल का नन्हा विपिन उस बिजली के खिंचाव में बाहर खुले मैदान की ओर भाग निकला था। वही वह पल था जब वह दिव्य बिजली उसके शक्तिकोश का हिस्सा बन गई। उसी ने उसे यह फौलादी देह दी थी, भले ही उसने बदले में 5 साल का इंतजार करवाया है। विपिन मुस्कुराया। जो भी हो, अगर तुम जवाब नहीं दोगी तो मैं नहीं पूछूंगा। अब तो हम एक ही हैं। उसने कपड़े पहने और बिस्तर पर रखी उस किताब को उठाया जिसे वह अपनी जान पर खेलकर लाया था। कवर पर लिखा था 3 थंडर स्टाइल्स। विपिन का हाथ उत्साह से कांप रहा था। उसने विवरण पढ़ा। रैंक 4 स्किल 3 थंडर स्टाइल्स। रचयिता नीलनाग के संस्थापक। पूर्ण होने पर बिजली जैसी गति और वज्र जैसी मार। यह रैंक 5 की स्किल्स के बराबर विनाशकारी है। विपिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह तो खुद नीलनाग के संस्थापक की अपनी तकनीक है। 1000 साल पहले नीलनाग के संस्थापक एक अजेय योद्धा थे। उनके समय में यह एकेडमी पूरी दुनिया में नंबर 1 हुआ करती थी। उनकी मृत्यु के बाद ही इसका पतन हुआ। ऐसी महान विरासत का हाथ लगना किसी चमत्कार से कम नहीं था। विपिन ने पूरी रात पलक नहीं झपकाई। उसने उस किताब के हर शब्द को अपने ज़हन में उतार लिया। 3 थंडर स्टाइल्स के 3 मुख्य चरण थे। प्रथम शैली रूप, द्वितीय शैली मंशा, तृतीय शैली विद्युत सृजन। इसे सीखना बहुत कठिन था, पर विपिन ने इसे मास्टर करने की शपथ ले ली। अगली सुबह वह उठा और बिना सोए सीधे इनर कैंपस के मार्शियल स्किल बिल्डिंग की ओर चल पड़ा। वह अपनी 3 थंडर स्टाइल्स को गुप्त रखना चाहता था। इसलिए उसे दुनिया के सामने दिखाने के लिए कोई साधारण स्किल भी चुननी थी। आज तो यहाँ बहुत चहल पहल है। उसने देखा कि कौशल भवन के मुख्य हॉल में छात्रों का मेला लगा था। 2000 नए छात्र अपनी पहली मार्शल स्किल चुनने आए थे। यह भवन 6 मंजिलों का था।
रैंक 1, 2, 3 की स्किल्स अलग अलग मंजिलों पर थीं और ऊपर की मंजिलें अभ्यास के लिए थीं। विपिन सीढ़ियां चढ़ता रहा। पहली मंजिल खचाखच भरी थी, दूसरी पर भीड़ कम थी और जैसे ही उसने तीसरी मंजिल पर कदम रखा, सन्नाटा छा गया। वहां की तकनीकें सीखना बहुत मुश्किल माना जाता था। ज्यादातर छात्र आसान तकनीकों से शुरुआत करना चाहते थे, पर विपिन का लक्ष्य साफ था। जैसे ही वह रैंक की ओर बढ़ने लगा, कोने में बैठे एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग की आवाज गूंजी। नौजवान, मेरी मुफ्त की सलाह मान और अपनी क्षमता से अधिक का लालच मत कर। यहाँ रखी तकनीकें तेरे जैसे नए लड़कों के बस की बात नहीं हैं। वापस जा और रैंक 1 से शुरू कर, वरना अपना समय ही बर्बाद करेगा। विपिन रुक गया और उसने बुजुर्ग की ओर देखा। उसकी आंखों में एक शांत संकल्प था। अध्याय 6 अदम्य साहस। विपिन ने आवाज की दिशा में मुड़कर देखा। कौशल भवन की तीसरी मंजिल के प्रवेश द्वार पर सफेद बालों, सफेद भौहों और लंबी सफेद दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग उसे घूर रहा था। विपिन जानता था कि यह बुजुर्ग कौशल भवन के मुख्य रक्षक और प्रभारी थे। उनकी उम्र भले ही 100 वर्ष के करीब लग रही थी, लेकिन उनके शरीर से निकलने वाली प्राण शक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई भी समझ सकता था कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपकी चेतावनी और फिक्र के लिए धन्यवाद महाशय, लेकिन मेरी अपनी कुछ योजनाएं हैं। विपिन ने बहुत ही शिष्टता के साथ नील नाग अकेडमी के पारंपरिक तरीके से झुककर हाथ जोड़ते हुए उन्हें प्रणाम किया और रैक की ओर बढ़ गया। अरे, एक और अभिमानी लड़का, पहरा दे रहे बुजुर्ग ने निराशा में अपना सिर हिलाया। उन्होंने अपनी लंबी सेवा के दौरान विपिन जैसे न जाने कितने ही जोश से भरे शिष्यों को देखा था। उनमें से अधिकांश बुरी तरह असफल होते थे। जो समझदार होते थे, वे अपनी हार मानकर सही राह पर लौट आते, लेकिन जो जिद्दी होते, वे गलत रास्ते पर चलकर अपना सुनहरा भविष्य और करियर दोनों बर्बाद कर बैठते थे। फिर भी, जब भी कोई नया चेहरा तीसरी मंजिल पर आता, वे अपनी नेक सलाह देना नहीं भूलते थे। विपिन तीसरी मंजिल की अलमारियों के बीच कुछ देर तक घूमा। उसकी नजरें तेज थीं और आखिरकार उसे एक ऐसी पुस्तक मिली जिसने उसका ध्यान खींच लिया। उसने उसे उठाया और रजिस्टर कराने के लिए वापस बुजुर्ग के पास ले गया। क्या तुम सच में इस इल्यूजनरी पाम का अभ्यास करना चाहते हो? बुजुर्ग ने चश्मा नाक पर टिकाते हुए विपिन को संदेह भरी नजरों से देखा। जी हाँ, विपिन ने आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाया। क्या तुमने इस कौशल का विवरण पढ़ा है? बुजुर्ग ने फिर से टोकते हुए पूछा। जी, मैंने विस्तार से पढ़ा है, विपिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर भी तुम इसी को चुन रहे हो? ये पूरे कौशल भवन की सबसे कठिन रैंक 3 तकनीक है। बड़े बड़े धुरंधर इसे शुरू करने से पहले 10 बार सोचते हैं। बुजुर्ग को वाकई विपिन की पसंद समझ नहीं आ रही थी। मैं बिल्कुल इसी तकनीक में खुद को आजमाना चाहता हूँ। विपिन के चेहरे पर भले ही मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें पत्थर की तरह स्थिर और दृढ़ थीं। आजकल की पीढ़ी को अपनी सीमाओं का अंदाजा ही नहीं है। बुजुर्ग ने ठंडी आह भरी, पर उन्होंने विपिन का रजिस्ट्रेशन कर दिया। किताब लौटाते हुए उन्होंने एक आखिरी बात कही, याद रखना बेटा, एक सच्चा योद्धा वही है जो जानता हो कि कहाँ रुकना है। विपिन ने सिर झुकाकर उनकी सलाह का सम्मान किया। हालांकि ये बुजुर्ग उस पर शक कर रहे थे, फिर भी विपिन के मन में उनके प्रति बहुत सम्मान था, क्योंकि वे एक जिम्मेदार अधिकारी की तरह व्यवहार कर रहे थे। जैसे ही विपिन मुड़ा, एक तेज कंधे का धक्का उसे लगा। वह ध्रुव खन्ना था। उसका चेहरा गुस्से और बेइज्जती के कारण काला पड़ा हुआ था। विपिन उसे ठीक से नहीं जानता था, इसलिए वह चुपचाप आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा, उसे पीछे से कुछ छात्रों की फुसफुसाहट सुनाई दी, जिससे उसे समझ आया कि ध्रुव इतना उदास क्यों था। अरे, ये ध्रुव खन्ना नहीं है। मुझे लगा था कि इनाम वाली रैंक 4 की किताब इसे मिली होगी, फिर ये यहाँ रैंक 3 क्यों चुन रहा है? क्या वो किताब आर्यन मलिक ले गया? तुझे नहीं पता, कल रात की दावत में एकेडमी के अधिकारियों ने सबके सामने साफ कर दिया कि रैंक 4 की वह किताब केवल वही व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है जिसने उन जानवरों को मारा था। जब उन्होंने ये सुना तो ध्रुव और आर्यन के होश उड़ गए। भीड़ के दबाव में उन्हें आखिरकार सच कबूलना ही पड़ा। सच तो यह है कि वे दोनों परीक्षा में जीते ही नहीं थे। कोई और ही था जिसने उन 40 दरिंदों को मौत के घाट उतारा था। क्या तो उन्होंने झूठ बोला था? पर क्यों? अरे भाई, इज्जत बचाने के चक्कर में उन्होंने अपनी बची कुची इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। अब पूरी एकेडमी उनका मजाक उड़ा रही है। लेकिन वह असली योद्धा था कौन? बाहरी परिसर में इतना ताकतवर कोई हो सकता है, ये सोचना भी नामुमकिन है।
40 जानवर और उनमें एक लेवल 4 का लीडर। बाप रे! ये सुनकर विपिन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने सिर हिलाया और बिना रुके अगली मंजिल की ओर बढ़ गया। चौथी और पांचवी मंजिलें छात्रों से खचाखच भरी थीं। नए छात्र किताबें चुन रहे थे और पुराने छात्र मशीनों के साथ पसीना बहा रहे थे। पूरे हॉल में योद्धाओं की दहाड़ें और अभ्यास के यंत्रों की आवाजें गूंज रही थीं। विपिन वहां नहीं रुका और सीधे छठी मंजिल पर चला गया। यहाँ का माहौल एकदम अलग था, शांत और एकांत। यहाँ अभ्यास के लिए बहुत जगह थी। विपिन एक निजी कमरे में दाखिल हुआ। भारी पत्थर का दरवाजा बंद करने के बाद उसने कमरे के बीच में खड़े एक ट्रेनिंग पिलर को देखा। ये स्तंभ इस्पात और लकड़ी का बना एक जटिल मशीनी पुतला था। इसकी खासियत ये थी कि यह हमलावर की गति के अनुसार खुद को बचाता था। जब तक किसी मार्शल स्किल में पूरी महारत न हो जाए, इसे छूना भी नामुमकिन था। विपिन ने इल्यूजनरी पाम की विधि को ध्यान से पढ़ा। हथेली की वायु शक्ति का उपयोग करके दुश्मन को भ्रमित करना और निराकार प्रहार करना। वह स्तंभ के सामने खड़ा हुआ। वूश! उसने अपनी हथेलियां चलाईं। उसके हाथों की गति से दो धुंधले निशान बने जो स्तंभ की ओर बढ़े। स्विश! लेकिन बिजली जैसी रफ्तार से वह खंभा दाएं बाएं हिला और विपिन का वार हवा में रह गया। विपिन एक पल के लिए चौंक गया, पर अगले ही पल उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई। दिलचस्प है, अगले 10 दिनों तक विपिन ने न दिन देखा न रात। खाने और सोने के कुछ घंटों को छोड़कर वह पागलों की तरह इसी कमरे में साधना करता रहा। नील नाग संस्थापक द्वारा रचित 3 थंडर स्टाइल्स जितनी रहस्यमय थी, उसे सीखना उतना ही दर्दनाक था। वहीं इल्यूजनरी पाम उसकी एकाग्रता की परीक्षा ले रही थी। विपिन को जल्द ही समझ आ गया कि दोनों तकनीकें दो अलग अलग छोर हैं। 3 थंडर स्टाइल्स, ये बिजली की तरह कठोर, तेज और विनाशकारी थी। इसका हर वार दुश्मन को खत्म करने के लिए था। इल्यूजनरी पाम, ये बिल्कुल विपरीत थी। ये वास्तविकता और भ्रम के बीच की महीन रेखा थी। जब दुश्मन को लगे कि हमला बाएं से आ रहा है, तब प्रहार दाएं से होता था। 10 दिनों के कठिन परिश्रम के बाद विपिन ने आखिरकार दोनों तकनीकों की मूल आत्मा को पकड़ लिया। हालांकि इल्यूजनरी पाम में अभी और गहराई बाकी थी, लेकिन वह उसे सफलतापूर्वक इस्तेमाल करने लगा था। वहीं 3 थंडर स्टाइल्स के पहले 2 रूपों पर उसकी पकड़ मजबूत हो चुका था। जब उसने दूसरी शैली का अभ्यास किया तो उसकी विस्फोटक शक्ति देखकर वह खुद दंग रह गया। 10 दिन बाद वह वापस तीसरी मंजिल पर पहुंचा। वही बुजुर्ग अधिकारी वहां बैठे थे। क्या हुआ, हार मान ली? बुजुर्ग ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ विपिन को देखा। उन्हें पूरा यकीन था कि विपिन नाकाम होकर लौटा है। विपिन कुछ नहीं बोला, बस शांति से मुस्कुरा दिया। बुजुर्ग की नजरों में उस मुस्कान का मतलब था कि हाँ, मैं हार गया। जाओ, पहली मंजिल पर जाकर रैंक 1 से शुरू करो, किताब वापस लेते हुए बुजुर्ग ने सलाह दी। धन्यवाद महाशय, विपिन ने प्रणाम किया और वहां से चला गया। कम से कम इसे अपनी हार स्वीकार करना आता है, समझदार लड़का है। बुजुर्ग ने उसकी पीठ देखते हुए सिर हिलाया। सूर्यास्त हो चुका था और कौशल भवन के बंद होने का समय था। नियमानुसार वरिष्ठ अधिकारियों को सभी कमरों और मशीनों की जांच करनी थी। एल्डर ओझा, आपको चलकर ये खुद देखना चाहिए। मैंने अपने पूरे करियर में इतना शक्तिशाली छात्र नहीं देखा। एक अधेड़ उम्र का गार्ड भागता हुआ बुजुर्ग अधिकारी के पास आया। वे दोनों छठी मंजिल के उस निजी कमरे में पहुंचे जहां विपिन अभ्यास कर रहा था। पत्थर का दरवाजा खुलते ही वे सन्न रह गए। अटूट माना जाने वाला वह यंत्र स्तंभ जगह जगह से गड्ढों और खरोंच से भरा था। वह लगभग टूटने की कगार पर था। सफेद बालों वाले बुजुर्ग का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। उन्होंने पास जाकर उन निशानों को गौर से देखा। वे हथेली के हल्के लेकिन गहरे निशान थे। अनुभव के कारण वे तुरंत पहचान गए कि यह इल्यूजनरी पाम का काम है। लेकिन आंतरिक परिसर में ऐसा कोई छात्र नहीं था जो इस स्तर तक पहुंच सके, और जो सक्षम थे वे एकेडमी से बाहर मिशन पर थे। बुजुर्ग की आंखें अचानक चमक उठीं। उनके जहन में उस शांत लड़के का चेहरा कौन था? कहीं ये वही तो नहीं? उन्होंने अविश्वास में फुसफुसाते हुए कहा। अध्याय 7 दिव्य औषधियों का शिकार। जैसा कि हम जानते हैं, ये एल्डर ओझा ही थे जिन्होंने विपिन का रजिस्ट्रेशन किया था। लेकिन उनकी एक और पहचान भी थी, वे इस पूरे कौशल भवन के डायरेक्टर थे। उन्हें शक था कि ट्रेनिंग पिलर को इस बुरी तरह नुकसान पहुंचाने वाला विपिन ही हो सकता है, पर फिर उन्होंने अपना सिर झटक दिया। उन्हें लगा कि यह नामुमकिन है। आखिर विपिन ने इल्यूजनरी पाम का अभ्यास केवल 10 दिनों से शुरू किया था। मात्र 10 दिनों में इस तकनीक को इस स्तर तक ले जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। एल्डर ओझा, जरा इसे तो देखिए।
वह अभी इसी उलझन में थे कि बगल वाले प्राइवेट ट्रेनिंग रूम से एक गार्ड की आवाज आई। ओयांग जब वहां पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। जो पिलर उन्होंने पहले देखा था वह तो कुछ भी नहीं था। इस कमरे का ट्रेनिंग पिलर तो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका था। ये तो थ्री थंडर स्टाइल्स का दूसरा रूप है। ओझा का चेहरा गंभीर हो गया। थ्री थंडर स्टाइल्स एक ऐसी गुप्त कला थी जिसे केवल अकेडमी के मुख्य शिष्य ही सीख सकते थे। अब यह तकनीक इन्हें कैंपस में दिखाई दी थी, जिसका सीधा मतलब था कि किसी मुख्य शिष्य ने इसे यहां लीक कर दिया है। लेकिन गहराई से सोचने पर उन्हें लगा कि ऐसा होना नामुमकिन है। नील नाग अकेडमी के नियम पत्थर की लकीर जैसे सख्त थे। अगर कोई गुप्त किताब चोरी होती तो फौरन पता चल जाता। कोई भी मुख्य शिष्य ऐसी बेवकूफी नहीं करेगा। हो सकता है कि आखिरकार ओझा को एक धुंधली सी संभावना दिखी। उन्होंने अपने पीछे खड़े गार्ड से कहा, फौरन मैडम सुरू को इसकी खबर करो। उनसे विनती करो कि यहाँ आए। उसी समय विपिन अपने कमरे में साधना कर रहा था। पिछले 2 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद उसने लगातार 3 ब्रह्मा आत्मा बूटियों को रिफाइन कर लिया था। अगर कोई यह नज़ारा देख लेता तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। अकेडमी के बड़े बड़े उस्तादों को भी एक बूटी को पूरी तरह पचाने में कम से कम 1 दिन लगता था, लेकिन विपिन को 1 घंटा भी नहीं लगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि विपिन का शक्ति कोश उस ऊर्जा को 100% सोख रहा था, कुछ भी बर्बाद नहीं हो रहा था। कहा जाता है कि एक सामान्य योद्धा अगर ऐसी बूटी खाए तो वह उसकी केवल 50% ऊर्जा ही सोख पाता है। ऐसा लगता है कि इस बेहिसाब ताकत को पाने की कीमत बहुत बड़ी है, विपिन ने एक लंबी आह भरते हुए खुद से कहा। इतनी ऊर्जा सोखने के बाद भी उसे अपनी आध्यात्मिक उन्नति का कोई आभास नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा मानो उसका शक्ति कोश अब भी एक खाली कुएं की तरह प्यासा हो। अगर कोई सामान्य इंसान इन तीनों बूटियों को पचा लेता तो वह शारीरिक मंडल के 4थे स्तर से सीधे 5वें स्तर तक पहुंच जाता। यहीं से विपिन की एक बड़ी समस्या का पता चला। हालांकि उसके भीतर की दिव्य बिजली ने उसे दूसरों से कहीं अधिक शक्तिशाली शरीर और रफ्तार दी थी, लेकिन लेवल बढ़ाने के लिए उसे दूसरों के मुकाबले कई गुना ज्यादा ऊर्जा की जरूरत थी। महीनों की लगातार साधना के बाद भी वह उतनी ऊर्जा नहीं जुटा सकता था जितनी एक ब्रह्मा आत्मा बूटी में होती थी। इसका मतलब साफ था, अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे भारी मात्रा में संसाधनों की जरूरत पड़ने वाली थी। शायद इसी को कहते हैं कि हर बड़े फायदे के पीछे एक बड़ा नुकसान छिपा होता है। विपिन ने बिस्तर के पास रखी बाकी 2 बूटियों को देखा। उसका मन उन्हें भी खाने का था, पर उसने खुद को रोक लिया। वह इन्हें विद्या सेन को देने वाला था। विद्या दीदी जल्द ही 5वें स्तर में पहुंचने वाली है। ये 2 बूटियां उनकी बहुत मदद करेगी। थोड़ा हिचकिचाने के बाद विपिन ने बूटियां अपनी जेब में रखी, मोमबत्ती बुझाए और सो गया। अगली सुबह विपिन जल्दी उठ गया। उसने बूटियां संभाली और विद्या दीदी को ढूंढने निकल पड़ा। पर मुश्किल ये थी कि इन कैंपस कोई छोटी जगह नहीं थी। अफवाह थी कि यहाँ छात्रों की संख्या बाहरी परिसर से भी ज्यादा है, कम से कम 1 लाख शिष्य। महलों के इस विशाल समुद्र में किसी एक इंसान को ढूंढना रेगिस्तान में सुई खोजने जैसा था। विपिन अभी सोच ही रहा था कि तभी पास से गुजर रहे 2 भाइयों की बातचीत ने उसके कान खड़े कर दिए। भाई बताओ, क्या हमें किसी एलायंस में शामिल होना चाहिए? अब दिव्य औषधि का शिकार शुरू होने वाला है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ताकत मिलेगी। एक बार किसी एलायंस में घुस गए तो बाहर निकलना मुश्किल होता है। भविष्य में अगर उनके बीच झगड़ा हुआ तो हम भी पिसेंगे। सही कह रहे हो, चलो पहले प्लाजा में जाकर रजिस्ट्रेशन तो करवा लें। विपिन ये सुनकर खुश हो गया। उसने आगे बढ़कर पूछा, सीनियर, क्या दिव्य औषधि शिकार का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है? हाँ बिल्कुल, इस साल शिकार का समय थोड़ा पहले रखा गया है। शायद आप इस साल के नए छात्र हैं। अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो हमारे साथ चलिए। वह सीनियर काफी मिलनसार था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, विपिन मुस्कुराया। दिव्य औषधि वह जड़ी बूटी होती थी जिसमें प्राण शक्ति भरी होती थी। ये 4 श्रेणियों में होती थी, निम्न, मध्यम, उच्च और सर्वोच्च गुणवत्ता। विपिन के पास जो ब्रह्मा आत्मा बूटी थी वह उच्च गुणवत्ता की श्रेणी में आती थी। ये हंट अकेडमी द्वारा आंतरिक शिष्यों के लिए आयोजित